Hi, welcome to CIDC Nirman. I'm Jayashri Kurup. I'm editor CIDC Nirman, and we have two very special guests with us, Mr. Pradeep Agarwal and Mr. Lalit Agarwal from Signature Global. Signature Global has been a trailblazer. They came from the finance sector. They treated the real estate sector as a professional body. They completed on time. They concentrated on design. They concentrated on execution and technology, and they have very recently completed a very successful IPO. So, congratulations to both of you, and thank you for coming to CIDC Nirman. थैंक्स जयश्री, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आपने कहा कि बहुत बेहतर आईपीओ हमारा गया है। सो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो प्राइस पॉइंट रखा था अपने आईपीओ का, वो 385 रुपीज़ पर शेयर था, और आज जो एज ऑन डेट जो प्राइस पॉइंट है वो हमारा 750 से भी कुछ ज़्यादा है। तो आई थिंक सो इट्स गुड फॉर आर इन्वेस्टर्स। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं खुश होंगे कि एक अच्छा खासा उन्होंने एक पैसा बनाया है, और ये सब आपकी ब्लेसिंग से है। और एक अच्छे जो कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट हमने पूरी सिग्नेचर ग्लोबल में एक मेंटेन किया है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है हमारा, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी बनाते हुए काम किया था। मुझे लगता है ये उसी का परिणाम है कि हम इस कंपनी को लिस्ट भी करा पाए, और लिस्ट कराने के बाद एक अच्छा खासा जो लोगों का जो भरोसा था वो भी कहीं ना कहीं हमने जीता है। राइट। और जैसे मैंने कहा, आपने इस बिजनेस को एक डिफरेंट तरीके से देखा। आप इसको एक आप कह रहे थे कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, इसी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट की वजह से और इसी प्रोसेस ड्रिवन एंड सिस्टम ड्रिवन एनवायरनमेंट की वजह से आप बहुत छोटे टाइम में यू हैव बीन एबल टू मेक अ मार्क। तो इसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ, एंड प्लीज फील फ्री टू फॉर बोथ ऑफ यू टू जॉइन इन एज यू आंसर द क्वेश्चन। सो आई विल आंसर। सो जयश्री, देखिए, कोई भी कंपनी किसी भी सेक्टर की क्यों ना हो, उसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टीम बिल्डिंग का होना, एंड एक कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर आपका मेन फोकस होना। क्योंकि अगर कोई भी कम किसी भी इंडस्ट्री में है, चाहे एफएमसीजी हो या अदर देन रिटेल हो या कोई भी सेक्टर हो, और मैं रियल एस्टेट को बिलोंग करता हूँ, तो रियल एस्टेट हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किस तरीके की जो कंपनी बिल्ड है वो किस तरीके से करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने काफ़ी वक्त कैपिटल मार्केट में काम किया, लगभग 22 से 24 साल तक हमने लगभग उसमें काम किया है। सो वो एक हमारे पास एक वास्ट एक्सपीरियंस था। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न रहा कि जब हमने यहाँ पर 2013 में 2013 में जब इस कंपनी को हमने स्टार्ट किया, सो वेरी फर्स्ट डे से हम बहुत क्लियर थे कि जो कंपनी बनानी है उसको एक कॉर्पोरेट मैनर में बनाना है, ताकि हम बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट कर सकें, बड़ी जो कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उन लोगों के ऑन बोर्ड कर सकें। यही चीज़ें कुछ ऐसी थी, जैसा मैं बार बार कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे बात कर रहा हूँ, तो 2017 में हम बहुत छोटी कंपनी थी, उसके बावजूद भी हमने ग्रैंड थॉर्टन जो है उसको एज ए ऑडिटर कंपनी के ऊपर अपॉइंट किया, जिससे हम ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस कर सकें। और यही एक रीज़न रहा कि आईएफसी जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है या एचडीएफसी, उन जैसी बड़ी कंपनीज को हम ऑन बोर्ड ला पाए, और आज वो कंपनी के अंदर शेयर होल्डर हैं, और उन लोगों की गाइडेंस भी हमारे लिए बहुत सपोर्टिव रही। रीज़न क्या है, जितने भी बड़ी इंस्टीट्यूशंस के साथ आप काम करते हैं तो उनका एक एक्सपीरियंस बहुत बहुत बड़ा एक्सपीरियंस उनके पास होता है, उस एक्सपीरियंस को आप उनसे गेन करते हैं। सो उन्होंने हमारे कंपनी में आकर, मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी चीज़ की है, जिससे हम एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो हम वर्ड यूज़ बार बार कर रहे हैं उसको एक्टिव में ऑन ग्राउंड कर पाए हैं। और ऑफ कोर्स लिस्टिंग, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि लिस्टिंग हुई, सक्सेसफुल लिस्टिंग हुई। लोगों ने रियल एस्टेट के अगर शेयर्स की बात करें तो बड़ा ताज्जुब होता है कि कोई भी दिल्ली एनसीआर की 2006 के बाद कोई पहली कंपनी थी जो दिल्ली एनसीआर से लिस्ट होने के लिए गई रियल एस्टेट की, और वो कंपनी इतनी सक्सेसफुल लॉन्च हुई कि लगभग 12 टाइम से ज़्यादा कंपनी ने ओवर सब्सक्राइब किया, और एक अच्छा खासा प्राइस गेन जो हमारा इन्वेस्टर था उसको कहीं ना कहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। ईंट बाय ईंट, आप जैसे हम पूरी बिल्डिंग बनाते हैं, तो ईंट बाय ईंट हमने जब उसको बनाया तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों का सहयोग है। इसके अंदर जो टीम है हमारी, उन्होंने उनकी दिन रात मेहनत इसमें रही है बहुत। क्योंकि जयश्री, एक चीज़ बहुत सिंपल मैं अगर आपको कहूँ,
कोई भी कंपनी के अंदर एक फंडामेंटल होता है कि उसकी फाउंडेशन अगर बनानी तो आपकी टीम मस्ट बी स्ट्रांग, यानी वो एक तो क्वालिटेटिव टीम होनी चाहिए, दूसरा जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो ऑन बोर्ड होने चाहिए। मुझे लगता है वहाँ कहीं न कहीं हमने बहुत बड़ा काम किया है। मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि दिल्ली एनसीआर की इस वक्त हम सबसे बेहतर और सबसे बेस्ट टीम है, जो इतना बड़ा एक जो नंबर है, अगर इन टर्म्स ऑफ मैं नंबर बात करूँ, लगभग 17 मिलियन के हमारे ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हैं, जो आने वाले हम 2.5 से 3 साल में डिलीवर करने वाले हैं। शायद मुझे लगता है और किसी डेवलपर के पास, किसी अगर एक आधे डेवलपर को छोड़ दें तो शायद कोई और डेवलपर नहीं होगा जो इतने बड़े नंबर के ऊपर काम कर रहा होगा। सो लगभग लगभग 6 मिलियन के नियर अबाउट अभी तक डिलीवर कर चुके हैं। और अगर आप इन टर्म्स ऑफ फ्लैट्स की बात करें, यूनिट नंबर्स की, तो मोर देन 10,000 यूनिट्स हम ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं। और आने वाले वक्त में मैं उम्मीद कर रहा हूँ लगभग 12 से 15,000 यूनिट अगले 2 से 2.5 साल में और हम डिलीवर कर देंगे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट जो आपने प्रोसेसेस सेट किए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात कर रहे थे, इस पे थोड़ा और लेट्स ड्वेल अपॉन इट। ऐसी 3 4 5 चीजें बताइए कि आपने ये सब किया, इसीलिए आपका शेयर वैल्यू तो लगभग डबल ही हो गया है, वेर एज इवन द बड़े से बड़े स्टॉक्स, रियल एस्टेट स्टॉक्स के शेयर्स लिस्टेड वैल्यू पे नहीं पहुंच रहे हैं। तो ये आपने कैसे किया? क्या, what are the elements that you set in place so that your stock value was also enhanced? सो जयश्री, किसी भी बिजनेस का एक सिंपल रूल है, यू मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट विद योर इन्वेस्टर्स, ट्रांसपेरेंट विद योर बोर्ड मेंबर्स, ट्रांसपेरेंट विद योर ऑडिटर, जितने भी लोग हैं उनके साथ यू मस्ट बी ट्रांसपेरेंट। हमने वो कहीं ना कहीं एक फेथ उनके अंदर डेवलप किया है कि हम जितनी चीज़ें आपसे बता रहे हैं या जितनी चीज़ें हमने आपको शो की हैं, ये इन प्लेस हैं, राइट मैनर में इन प्लेस हैं। क्योंकि रियल एस्टेट एक ऐसा बिजनेस है, थोड़ा कम्बरसम है, उसके अंदर आप उसको बहुत डिटेलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ऑफ कोर्स चाहे कितना भी बड़ा इन्वेस्टर हो या ऑडिटर हो, बहुत माइन्यूटली उसको नहीं अंडरस्टैंड कर पाता है। वो प्रमोटर या जो टीम के जो एक्सपीरियंस पर्सन है वही कर पाते हैं। मुझे लगता है हमने वो चीज़ें भी उनसे शेयर की हैं कि हमें कहाँ कहाँ दिक्कत है, कहाँ कहाँ हमें लगता है कि हर्डल है, और कहाँ कहाँ हमने बेहतर किया है और कहाँ कहाँ हम और बेहतर करने वाले हैं। सो एक बहुत सिंपल सी बात है कि हम बहुत ट्रांसपेरेंट रहे हैं। दूसरी एक चीज़ हमने और की है कि क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस शेयर मार्केट का, जैसे मैंने बताया, काफ़ी रहा हम लोगों का, हमें लगा कि जो भी हमारे साथ लोग जो हमारे पार्टनर बनना चाहते हैं, क्योंकि आपके जो इन्वेस्टर्स हैं वो आपके साथ पार्टनर है आपकी फर्म में, सो आप कुछ ना कुछ ऐसा करें कि टेबल पे कुछ पैसा उनके लिए वहाँ पे छोड़ें। सो उससे क्या होता है कि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है कि प्रमोटर जो है वो ग्रीडी नहीं है, वो हमें पार्टनर बनाना चाहता है रिजनेबल वैल्यू के ऊपर। मुझे लगता है ये कुछ चीज़ें हैं जो हमने फंडामेंटली की हैं, और बाकी ऑफ कोर्स कोई भी एक फर्म जो करती है वो सारी जितनी भी चीज़ें हैं उन्हें इन प्लेस की हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में अभी आप देखें कि यू नो देर आर सर्टेन थिंग्स दैट द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल इज टॉकिंग अबाउट। एक है कि स्टील का यूसेज बढ़ा कैसे सकते हैं, दूसरा है कि हम सस्टेनेबल कैसे बना सके प्रोडक्ट्स को, और तीसरा ये है कि टाइमली कंप्लीशन के लिए ज़्यादा टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ कर सकें। इन तीनों पे आप बात करना चाहेंगे? जो टेक्नोलॉजी की बात आपने की उसमें हमने एल्युमिनियम फॉर्मवर्क को यूज़ किया। उस टेक्नोलॉजी के अंदर जैसे कन्वेंशन में हम जो वर्किंग करते हैं उसमें स्लैब साइकिल 15 से 20 दिन के आसपास का आता है, और इस वाली टेक्नोलॉजी में अंदर जो स्लैब साइकिल है 8 से 12 दिन के बीच में आता है। ये वाली टेक्नोलॉजी हमने स्टार्टिंग डे से जो बजट हाउसिंग हमारी है उसी के अंदर हमने अप्लाई किया, क्योंकि लोगों को जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट देना हमारी एक कमिटमेंट थी और हमने वो कर दिखाया। और आज भी हम जितने भी हाई राइज बना रहे हैं वो सारे के सारे एल्युमिनियम फॉर्मवर्क से बना रहे हैं, जिसमें आपको जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट मिलता है। और किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि 25 लाख के प्रोडक्ट में आप ये सब डिलीवरी कर पाएंगे, पर सिग्नेचर ग्लोबल इस चीज़ के लिए फर्स्ट डे से और आज तक भी इसको निभाता आ रहा है। इसके साथ साथ जो ग्रीन वाली बात आपने सस्टेनेबल की बात की, उसमें सिग्नेचर ग्लोबल ने जितने हाई राइज के प्रोडक्ट अपने किए हैं वो सारे प्रोजेक्ट हमने, जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट हैं आईजीबीसी गोल्ड रेटेड के तहत किए हैं, और उसमें हम आईजीबीसी ग्रीन चैंपियन का अवार्ड भी हमने जीता है। तो सिग्नेचर ग्लोबल का पहले दिन से ये एजेंडा रहा है कि लोगों को जिस तरह के एनवायरनमेंट में हमको रखना है वो बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि ना केवल मकान देना है उनको,
मकान भी देना है, ज़ीरो डिफेक्ट भी देना है, टाइमली भी डिलीवरी करना है, क्वालिटी का भी देना है और उसके साथ-साथ एक ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है जिससे आने वाले समय के अंदर कि उसका हवा, पानी और जो वातावरण है वो शुद्ध रह सके और इसके साथ-साथ हम ज़ीरो वेस्ट पे भी काम कर रहे हैं। जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो पहले दिन से हमारा एजेंडा इस पे सेट रहता है कि हम ज़ीरो वेस्ट वाली टेक्नोलॉजी पे काम करें। तो स्टार्टिंग से हमारी जो प्लानिंग रहती है, उस प्लानिंग के अंदर हम पानी को कैसे बचाएँ, बिजली को कैसे बचाएँ और आईजीबीसी ग्रीन के अंदर जितने पैरामीटर हैं, उन पैरामीटर को साथ में रखते हुए इन फ्यूचर में जब वो पर्सन आके रहे इसमें, तो आने वाले समय में उसकी सेविंग भी हो और वो अच्छे एनवायरनमेंट में अपने जीवन को व्यतीत कर सके, इस चीज़ के लिए सिग्नेचर ग्लोबल काम कर रहा है। प्री रेरा आपने शुरू किया और फिर जब रेरा आया तो रेगुलेशन आया, उससे आप खुश थे? क्या प्रॉब्लम्स थी या क्या सॉल्यूशंस निकले उसमें से, ये बताइए। सो जयश्री देखिए, जो रेरा रिजीम से अगर बिफोर रेरा रिजीम की बात करें तो मुझे लगता है कि शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो रियल एस्टेट के अंदर डेवलपर्स को सेल्फ रेरा रेगुलेटेड काइंड ऑफ होना चाहिए था। मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहा और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न यही रहा कि शायद जो जिम्मेवारी एज ए डेवलपर होनी चाहिए थी वो कहीं ना कहीं थोड़ा उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। अदरवाइज इस इंडस्ट्री ने आप देखिए पूरे डिकेड में सफ़र किया है, क्योंकि कभी भी एक फंडामेंटल बात समझिए कि किसी भी इंडस्ट्री का जब ट्रस्ट डेफिसिट होता है तो उसका किसी एक या दो डेवलपर्स को या कुछ डेवलपर्स को नुकसान नहीं होता, पूरी इंडस्ट्री उसके नुकसान का भुगतान करती है। मुझे लगता है यही रियल एस्टेट के साथ हुआ। पिछले डिकेड, पूरे डिकेड में ऑलमोस्ट अगर आप कहें तो कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री ने बहुत बड़ा सफ़र किया है। और आप देखिए कि आफ्टर कोविड जैसे ही, यानी रेरा 2017 के बाद जैसी रेरा रिजीम आई, तो रेरा रिजीम के बाद लोगों को समझ में आने लगा कि जो फ्लाई बाय नाइट के डेवलपर हैं उनके लिए तो यहाँ काम ही नहीं है, जो सीरियस लोग हैं उन लोगों के लिए यहाँ काम है। सीरियस डेवलपर ही यहाँ पर रह गए और फिर अचानक से कोविड आया और कोविड के बाद बिल्कुल इंडस्ट्री ने कहीं ना कहीं एक जैसे ट्रिगर की तलाश थी इंडस्ट्री को, वो ट्रिगर आफ्टर कोविड मिला। और आप आज देखिए कि मल्टीपल टाइम, मेरा मतलब सेल्स हो चुकी है, कहीं ना कहीं लोगों का जो कॉन्फिडेंस बिल्टअप है वो हो चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आप देखिए 2017 में आफ्टर रेरा जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं उनमें से 2017-18 के होने वाले जो लॉन्चेस थे उनमें से लगभग 86% से ज़्यादा प्रोजेक्ट की डिलीवरी हो चुकी है। इसका बड़ा सिंपल सी बात है कि इसका मतलब लोग जो आफ्टर रेरा इसके अंदर जितने भी डेवलपर्स लॉन्च कर रहे हैं दे आर वेरी सीरियस टू डिलीवर इट। और सिग्नेचर ग्लोबल में भी मैंने जैसे अभी आपको बताया कि लगभग 10,000 से ज़्यादा यूनिट अभी तक हम लोगों को डिलीवर कर चुके हैं। और हम बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि रेरा एक अलग चीज़ है, हम खुद अपने आप को रेगुलेट करते हैं कि जो हमने कमिटमेंट किया है उनको हम टाइम से पहले डिलीवरी देने की कोशिश करें। और वही आपका कहीं ना कहीं जो एक ट्रस्ट मेरा मतलब बना पाता है आपके कस्टमर के अंदर, वही बना पाता है। अदरवाइज आप समझिए कि जो कस्टमर की हार्ड एंड मनी है, जो ईएमआई पे कर रहा है डे नाइट काम करके, उसको घर टाइम पर ना मिले बिकॉज ऑफ सडन रीज़न, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है। सो शायद मुझे लगता है डेवलपर्स ने इस बात को अच्छी तरह समझा है। अब कहीं ना कहीं जो राइट है वो बहुत सारे राइट ऐसे होम बायर्स के पास हैं डेवलपर्स के साथ साथ, जिससे कोई भी चीज़ अगर वो डेवलपर कॉम्प्रोमाइज़ करता है या कहीं लापरवाही करता है तो ऑफ कोर्स उसका भुगतान उसे करना पड़ेगा। अभी आपके इंडस्ट्री के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, आपका साइट का काम बंद हो जाता है, टाइमलाइंस में फिर प्रॉब्लम होती है, इम्पैक्ट होता है। तो इन सब पे आप क्या कर रहे हैं और इसको कैसे इन हर्डल्स को कैसे एड्रेस करते हैं? अभी जैसे अभी ग्रैब 3 चल रहा है, ग्रैब 4 अभी हट चुका है और अभी काफ़ी दिन से समस्या हमारे साथ चल रही है कि हम कंस्ट्रक्शन को पूरे पेस पे नहीं कर पा रहे हैं। ये जब भी साल में 2 से 3 महीने का ये जो एक ऐसा वेदर आता है, इस वेदर के अंदर कहीं न कहीं ये समस्या हमको आती है। तो हमारा काफ़ी दिन से गवर्नमेंट से ये आग्रह रहा है कि आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को इस वाली चीज़ से आप हटाइए और कहीं न कहीं अगर टोटलिटी के हिसाब से देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन का जो एक पॉल्यूशन के अंदर कंट्रीब्यूशन है, वो 20% से भी कम है।
और आप जो जॉब जनरेशन की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से सेकंड ऐसी ये एक ऐसी चेन है, पूरी पूरी इंडस्ट्री ऐसी है जो बहुत बड़ा जॉब क्रिएशन करती है। अगर ऑटोमोबाइल की बात देखा जाए तो ये मेरे ख्याल सेकंड ऐसी इंडस्ट्री होगी जो जॉब क्रिएशन करती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये पूरा, जब ये लगता है पोल्यूशन का और ग्रैप लगता है, तो अपने काम से हट जाते हैं और पूरा एक काम का रिदम टूट जाता है। फिर उस लेबर को वापसी लेके आना और उसी काम पे दोबारा से लगाना, उसमें ये लगाइए कि कहीं न कहीं 2 से 3 महीने हमारे पूरी तरीके से खराब होते हैं और काम सफ़र करता है और आम आदमी को भी इससे बहुत नुकसान होता है। अगर डेवलपमेंट रुकता है तो उससे नीचे से नीचे आदमी भी इफ़ेक्ट करता है, सप्लायर भी इफ़ेक्ट करते हैं और डेवलपमेंट भी कहीं न कहीं रुकती है। तो उससे कस्टमर को भी उसकी जो यूनिट हमने देनी है उसमें डिले आता है। और डिले आने के बाद उसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं बाद में, वो काफ़ी ख़राब होते हैं कि 3 साल में जो डिलीवरी हमको देनी थी, वो 3 की जगह 3.5 साल में हो गई, या 2 साल में जो डिलीवरी देनी थी 2 की जगह 2.5 साल में हो गई, और कहीं न कहीं उसको फोर्स मेजर के तहत नहीं माना जाता। तो हम गवर्नमेंट से काफ़ी इस बारे में बात कर चुके हैं और अभी भी हमारा प्रयास इसमें जारी है कि कहीं न कहीं हम उनको ये मना पाएँ कि जो नॉन पोल्यूटेड वाली जो एक्टिविटी है, उनको ग्रेप 4 में मतलब मान लिया जाए, और ग्रेप 4 में हम अगर लगता है किसी कंडीशन में अगर वो लिमिट आती है तो हमको वो उसमें रिलीफ दिया जाए, ताकि हम उस वाले काम को जो नॉन पोल्यूटेड है हम कर पाएँ और ग्रेप 3 के अंदर कंस्ट्रक्शन को टोटली इससे फ्री कर दिया जाए। तो धीरे-धीरे करके हम इन चीज़ों के लिए हमने अपने साइट पे प्रिकॉशन लिए हैं और हमने पोल्यूशन के मीटर भी उसमें लगाए हैं। हम अपने पोल्यूशन को स्टार्टिंग डे से मॉनिटर कर रहे हैं और वो डाटा कहीं न कहीं गवर्नमेंट को हम प्रोवाइड करवा रहे हैं, और कि हमने अपने विदिन साइट इस पोल्यूशन को अंडर कंट्रोल रखा है। और हम इस चीज़ का ख्याल रख रहे हैं पहले दिन से कि साइट पे किस तरीके से नॉन प्रोटेक्ट तरीके से काम किया जाए, जिससे जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं, उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और कहीं न कहीं हम गवर्नमेंट को ये बता पाएँ कि हम हमारे काम करने के तरीके से कहीं न कहीं एनवायरनमेंट को भी नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। इस चीज़ को हम कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने जितने भी साइट्स हैं, मोस्टली साइट्स पे मॉनिटर लगाए हैं और उनका डाटा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और आने वाले समय में गवर्नमेंट जब भी हमसे चाहेगी, हम ये डाटा उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि ये रियल डाटा है और इसके बेसिस पे हम उनसे बात कर रहे हैं। अभी तो ऑन साइट ज़्यादातर डेवलपर्स ऑन साइट कंस्ट्रक्शन करते हैं, राइट? क्या आप विल यू मूव टुवर्ड्स प्रीकास्ट ऑफ साइट मेंबर्स बना के साइट पे असेंबल करना? इससे क्या कोई फायदा होगा पोल्यूशन के नजरिए से? डेफ़िनेटली प्रीकास्ट वाली जो चीज़ है, कहीं न कहीं वो एक्चुअली प्रीकास्ट वाली चीज़ लोगों को एक्सेप्टेड नहीं है यहाँ पर। जो इंडियन माइंडसेट है, कहीं न कहीं प्रीकास्ट वाली कंस्ट्रक्शन को उस लेवल से नहीं देखती कि वो इतनी सॉलिड होगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने यहाँ एएफडब्ल्यू से कंस्ट्रक्शन की है, तो प्रीकास्ट वाली कंस्ट्रक्शन में कुछ ना कुछ आपकी लिमिटेशन रहती है कि आप उसके डिज़ाइन के अंदर बहुत सारे एलिमेंट नहीं दे सकते, वो बहुत प्लेन कंस्ट्रक्शन होती है। और ये वाली जो कंस्ट्रक्शन है, इसमें हम किसी भी तरीके से मोल्ड कर सकते हैं, बहुत सुंदर सा घर बना सकते हैं, और कहीं न कहीं ये टेक्नोलॉजी प्रीकास्ट इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। लोगों को अभी ये एक्सेप्ट करने में थोड़ा-सा अभी टाइम लगेगा। बाकी धीरे-धीरे लोग इस चीज़ पे आ रहे हैं। इवन जो गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं, वो प्रीकास्ट पे मकान बना भी रही हैं, जैसे कि डीडीए ने पीछे नेदरलैंड में काफ़ी मकान बनाए, और उस तरह से वो चीज़ें हो भी रही हैं। पर पूरी तरह से अगर मैं बात करूँ तो एक्सेप्टेबल लोगों के आने में भी समय लगेगा। In the next एक decade तो आपका निकल गया. You have shown with your IPO that you have managed a good business. What is your route into the future? वहाँ पे आप क्या देख रहे हैं in terms of technologies, in terms of materials? स्टील पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, सरकार भी दे रही है, इंडस्ट्री भी दे रही है, and there is a disaster resilience and longevity का aspect भी है with steel. Are you open to using more steel? स्टील हम अभी यूज़ कर रहे हैं बिल्कुल। हम धीरे-धीरे करके अपनी स्टील की जो 500 का जो वो यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर 500D हमने कर दिया। फिर उसके बाद हम एज़ पर बायलॉज के हिसाब से उसको ओवर करके 600D पे भी जा रहे हैं। हम धीरे-धीरे करके स्टील की क्वांटिटी को घटा के और उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। तो हम अपने डिज़ाइन के अंदर उस तरह की चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि हम उसमें मिनिमम क्वांटिटी के साथ उसकी स्ट्रेंथ को पूरा कर सकें। और आगे से हमारा यही इसमें है कि हम डिज़ाइन के अंदर क्या ऐसा पैरामीटर लेके आ पाएँ कि जो बाय-लॉज़ को भी पूरा करता हो और स्ट्रेंथ को भी पूरा करता हो। क्योंकि आने वाले समय में जिस तरह से सिस्मिक ज़ोन 4 है भी ये हमारा, और जिस तरह से पीछे आपने देखा जो भूकंप का आपका रहा है पीछे 1-2 महीने के अंदर, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर वो हो रहा है। तो हम उस सेंस के अंदर भी डिज़ाइन को मॉनिटर कर रहे हैं और उस चीज़ को अपने प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर रहे हैं।
And your vision for the next 5 years? सो जयश्री, अगर आप कंपनी की बात करें अगले 5 साल की, तो मुझे लगता है एक तो कंपनी का जो एग्जिस्टिंग जो पोर्टफोलियो, जो फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है। लगभग 27 मिलियन हमारे पास अभी स्टॉक इन हैंड है, जो आने वाले 2 से 3 साल में हम जिनका लॉन्च करने के लिए प्लान बना रहे हैं। सो मोस्टली प्रोजेक्ट हम गुरुग्राम और सब ऑफ द गुरुग्राम में ही प्लान कर रहे हैं। सो क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज़ क्या दिल्ली एनसीआर में हुई है कि जो डेवलपर्स हैं, जो रेपुटेटेड डेवलपर्स और ब्रांडेड डेवलपर्स, वो कहीं ना कहीं बहुत कम क्वांटिटी में है। अगर आप देखें कि जैसे फॉर एग्जांपल आप अल्ट्रा लग्जरी और लग्जरी की बात करें, तो वो यहाँ पर गिने चुने नाम आते हैं। अगर मिड इनकम की बात करें, तो वहाँ तो मुझे लगता है कोई सिंगल नाम भी नहीं है एक्सेप्ट सिग्नेचर ग्लोबल, जो मिड इनकम पर फोकस करे और ब्रांडेड भी हो। सो हमारे पास आने वाले वक्त में अच्छे बड़े प्लान हैं यहाँ पर कि हम आने वाले 2 से 3 साल में लगभग 25 से 27 मिलियन के नियर अबाउट जो हमारा स्टॉक है, उसे हम लॉन्च करेंगे। और एक जो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास सेगमेंट, जिसके अंदर आप जो प्राइस पॉइंट है वो लगभग 1 करोड़ रुपए से लेके यूनिट का वो लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए पर यूनिट तक जाएगा। डिपेंड ऑन साइज, डिपेंड ऑन लोकेशंस, मुझे लगता है प्राइस वेरी करेंगे, लेकिन इस सेगमेंट में डिमांड बहुत ज़्यादा है। लोगों के पास जो ऑप्शंस हैं वो बहुत कम हैं, और ख़ास करके जैसे मैंने कहा आपको कि जो ब्रांडेड डेवलपर्स हैं, उनकी ऑप्शंस तो बहुत लिमिटेड हैं। इसी वजह से कहीं ना कहीं सिग्नेचर ग्लोबल को एडवांटेज मिल रहा है कि उसके पास जो कस्टमर है वो अबेंडेंट है। Congratulations to both of you again for a very good IPO. Congratulations for being able to create such a strong brand. And thank you so much for joining CIDC Nirman.